Hello जी, welcome or welcome back to the channel GK Tricks by UK. Today we will discuss about inflation. हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पर। जब हम छोटे थे तो पार्ले-जी वाली टॉफ़ी 1 रुपए में 4 आती थी, पर वही आज के टाइम पर 1 रुपए में 1 आती है। तो ये बताता है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। पहले के टाइम पर जहाँ पर हेयर कट 20 रुपीज़ में हो जाते थे, पर आज वही नॉर्मल ट्रिमिंग 200 रुपये में होती है। तो ये बताता है कि महंगाई है। तो इन्फ्लेशन हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस का इंक्रीज़ हो जाना, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड देन सप्लाई, यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो मेन कॉज क्या हो जाएगा? व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। इन शॉर्ट, जो सामान पहले 100 रुपये में मिलता था, आज अगर 150 में मिल रहा है तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे, उसे हम लोग महंगाई कहेंगे। इन्फ्लेशन का मेज़रमेंट किया जाता है बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये हाउस होल्ड स्पेंडिंग के बारे में बताता है, यानी कि घर खर्च। सेकंड है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, या जिसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं PPI। ये मॉनिटर करता है बिजनेस प्राइसेस का। एंड थर्ड है GDP डिफ्लेक्टर। ये मेज़र करता है प्राइस चेंजेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस। सेकंड, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड थर्ड हो जाएगा अदर्स, जिसमें हम लोग अंडर इन्फ्लेशन जो भी चीज़ें आती हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं रेट ऑफ राइज इन स्पीड, जिसमें 5 तरीके की इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। फर्स्ट, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकंड, वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड, रनिंग इन्फ्लेशन। फोर्थ, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एंड फिफ्थ, हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। When price increases less than 3% पर ईयर, यानी कि 1-2% जो है वो इंक्रीज हो जाती है पूरे साल में, तो उसे बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होना इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये गुड इन्फ्लेशन में आती है। इंडिया में क्रीपिंग इन्फ्लेशन ही होता है, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ 102 रुपये में मिल रही है, यानी कि 2% का इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जिसे चलती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। व्हेन प्राइसेस राइजेस लेस देन 10% एनुअली, यानी कि 3 से 9% तक का अगर इंक्रीज होता है पूरे साल में, तो उसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रोटिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ 107 रुपये की हो चुकी है, यानी कि 7% इंक्रीज हो चुका है, तो ये हो जाएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, व्हेन प्राइस राइजेस 10 to 20% पर ईयर, यानी कि 10% से कम ग्रोथ अगर हो रही है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डबल डिजिट ग्रोथ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे भागती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, व्हेन प्राइसेस राइज 20 to 200% एनुअली, यानी कि डबल या ट्रिपल एनुअल इन्फ्लेशन रेट्स हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे गैलोपिक इन्फ्लेशन। इसे जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनवे इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत खतरनाक वाला इन्फ्लेशन होता है। इसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इन्फ्लेशन। लोग पैसे अगर बैग भर भर के भी ले जा रहे होते हैं ना, तो भी एक ब्रेड का पैकेट ही आ पाता है। यहाँ पर इन्फ्लेशन की रेट जो है वो 50% इंक्रीज़ होती है पर मंथ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी इन्फ्लेशंस देखी, उनका जो इंक्रीज़ इन रेट है वो पूरे साल का बताता है। ये हर महीने 50% इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप सोच करके देखिए, जो चीज़ पहले 100 की थी,
वो 150 की हुई अगले महीने, उसके अगले महीने वो हो जाएगी 225 की। तो ऐसे करते करते कितने ही 1000% जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ईयरली। तो ये कंडीशन नॉर्मली कब होती है? अगर कोई क्राइसिस हो जाती है या वॉर कंडीशंस हो जाती है तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल है हंगरी। 1946 में भयंकर वाला हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था हंगरी में। सेकंड, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना एंड जर्मनी में भी हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था हिटलर के टाइम पर ड्यूरिंग वॉर्स। कॉजेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, वॉर लाइक सिचुएशन। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि क्राइसिस के टाइम पर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। सेकंड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि इफ़ डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई तो भी हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। थर्ड, हाई मनी सप्लाई। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होएगा तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन होएगा। मार्केट लॉसेस कॉन्फिडेंस, यानी कि जब मार्केट में पैसा सर्कुलेट होने की गारंटी ही नहीं है कि जो पैसा लगाया है वो वापस आएगा या नहीं, तो उस मनी को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बहुत इंक्रीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे चलते हैं, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड बिल्ड इन इन्फ्लेशन। पर हम इसके अलावा और भी कॉजेज़ देखेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक्स, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी एंड होर्डिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड कस्टमर्स। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं सारे। डिमांड पुल सप्लाई, हम स्टार्टिंग से बार बार यही पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कब होएगा? व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि अगर मनी का फ्लो ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होएगी, डिमांड ज़्यादा होएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें जो इनपुट के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, उनका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लैंड महंगी हो गई, लेबर्स ने अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है, कैपिटल एट्सेट्रा। अगर इन सब का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है तो इससे क्या होएगा कि प्रोडक्शन का डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कम होएगा तो मान कर के चलिए जो पहले डिमांड थी उतनी तो रहेगी, यानी कि डिमांड तो उतनी ही है पर सप्लाई कम हो गई। तो इन शॉर्ट डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। थर्ड है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसमें एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, जो जिस रेट से इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है फ्यूचर में भी वैसे ही बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले गोल्ड का, कि कहाँ पर गोल्ड 30 था, फिर 60,000 हुआ, फिर 90 हुआ, 1 लाख हुआ, पर अभी क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 1.5 लाख तक जाएगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अभी जो है लोग जल्दी जल्दी खरीदने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए जैसे गेहूं हो गया, प्याज हो गया, इन सब का क्या होता है, भाव बढ़ता जाता है। किसी साल क्या होएगा कि बहुत कम होएगा और किसी साल क्या होएगा इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होएगी। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई इस बार तो गेहूं का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, इस साल तो गेहूं जो है पर टन महंगी है। तो ये होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि भाई इस बार जो है ये चीज़ें महंगी होगी। फोर्थ है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक इंडिया। इट इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक इश्यूज सच एज रिजिड सप्लाई चेन्स एंड मोनोपोलिटिक मार्केट स्ट्रक्चर्स। यानी कि अगर आज सिर्फ और सिर्फ एक ही सिम चल रही है, वो है जियो, यानी कि मोनोपोली हो गई। यानी कि डेवलपमेंट नहीं है और वेराइटीज़ नहीं है सिम्स की, तो अंबानी जी जो है वो जियो का रिचार्ज जो है वो 1100 रुपये महीने का कर दे, पर हम लोग तो भरवाएंगे ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसे बोलेंगे पुअर स्ट्रक्चर। सेकंड है रिजिड सप्लाई। इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई उतनी ही हो रही है, पर स्ट्रक्चर की कमी की वजह से क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है। फिफ्थ है सप्लाई शॉक्स। जैसे कि कोविड में हुआ था, अचानक से कैलेमिटी आई, अचानक से क्राइसिस आई, तो चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ गया,
यानी कि इन्फ्लेशन हो गया। और इसमें जो है अवेबिलिटी जो है गुड्स की वो रुक गई थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। कैश ज़्यादा होएगा, मनी ज़्यादा होएगा, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होएगी तो इन्फ्लेशन होएगा। वेरी इजी। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसीज़। इट इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक टैक्स कट्स और इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग। यानी कि अगर टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज़ कर दी जाए या लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो लोगों के पास पैसा बचेगा, पैसा आएगा, पैसा होगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन होएगा। हम लोग बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं कि पैसा होएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होएगा। होर्डिंग ऑफ ट्रेडर्स क्या होते हैं कि शॉपकीपर्स या जो ट्रेडर्स होते हैं वो ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स, आलू, प्याज, ये जो भी चीज़ें होती है उनका स्टॉक कर लेते हैं, और जब मार्केट में उस चीज़ का शॉर्टेज होता है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ती है तो उस टाइम ये मार्केट में वो चीज़ें लाते हैं जो स्टोर की हुई होती है, तो अब वो अपने मनमानी प्राइस में बेचते हैं तो प्राइस हाई होता है, जिसे हम लोग ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से हो जाता है इन्फ्लेशन। और होर्डिंग ऑफ कस्टमर्स क्या होता है कि जैसे अभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम लोग स्टॉक कर लेते हैं कि भाई आगे काम आ जाएगा या फिर आगे उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर के लिए पहले ही स्टॉक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा होर्डिंग ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे स्क्वीफ्लेक्शन, जिसे स्क्वी प्लस इन्फ्लेक्शन इन दोनों से मिल करके बना है। तो स्क्वी का मतलब क्या होता है, अनइवन, टेढ़ा मेढ़ा सा। इस टाइप के इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ों का प्राइस तो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स होते हैं उनमें तो इन्फ्लेशन आता है, पर कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनमें इन्फ्लेशन नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन सेक्टर्स में जो है वो महंगाई और भी कम हो जाती है, यानी कि डिफ्लेशन हो जाता है। तो इसमें सेक्टर स्पेसिफिक प्राइस राइसेस होता है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ, नॉन एक्टिव। इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द इकोनॉमिक कंडीशन इज स्टेगनेंट। यहाँ पर स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि रिसेशन हो जाता है, मंदी आ जाती है, मंदी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा होता ही नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा कि डिमांड कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, रिसेशन भी आ जाता है और इन्फ्लेशन भी आ जाता है। अब कुछ टर्म्स है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये इंक्लूसिव इन्फ्लेशन है, यानी कि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, यानी कि फूड एंड फ्यूल। इसमें ओवरऑल हर चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें याद रखिएगा फूड एंड फ्यूल जो है ये इंक्लूडेड है। वहीं पर कोर इन्फ्लेशन क्या है कि इसमें भी हर चीज़ का प्राइस इंक्लूड होएगा एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, यानी कि इसमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फूड एंड फ्यूल का प्राइस इंक्रीज नहीं होएगा। तो बस इतना सा ही इनमें डिफरेंस है, फूड एंड फ्यूल का हेडलाइन में हर चीज़ इंक्लूडेड है और कोर में भी हर चीज़ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता क्या है, पर्सन्स पे पड़ता क्या है। इट रिड्यूस द परचेजिंग पावर। सीधी सी बात है, पैसा कम होएगा तो डिमांड ही नहीं करेंगे, जितना पैसा होएगा उतनी ही डिमांड करेंगे, तो क्या होएगा, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। ये समझिए कि मान लीजिए कि बैंक जो है वो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देता है, तो हम ले लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा, यानी कि हमारी पॉकेट सपोर्ट करेगी। पर वहीं अगर बैंक 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अथाई इमरजेंसी भी है तो भी 100 बार सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे।
इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ये तरीका यूज़ भी करती है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि लोग लोन ना ले पाए। लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं होगा, तो लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम इनइक्वालिटी। इन्फ्लेशन की वजह से गरीब जो है वो और गरीब हो जाते हैं और अमीर जो है वो और अमीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकम का इनइक्वालिटी हो जाता है, क्लास इनइक्वालिटी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे? मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया एंड आपने एक्सपेक्ट किया कि रिटर्न जो होगा वो 10% आएगा, पर इन्फ्लेशन की वजह से वो 6% ही आया, तो रिटर्न कम मिला। तो ये बताता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। सेकेंडली, ये परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ कर देता है। जैसे हम समझते हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक जो है वो 10 साल के बाद में मुझे ट्रिपल प्रॉफिट देगा, पर इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर तो डिक्रीज़ हो गई, तो आपको प्रॉफिट तो हो सकता है कि होगा, पर नॉट एज एक्सपेक्टेड। हो सकता है कि डबल ही प्रॉफिट हो। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, पर इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज़ महंगी प्रोड्यूस होएगी। यानी कि मान करके चलिए कि रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो चुका है, लेबर, कैपिटल या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ महंगी हो चुकी है। तो जो चीज़ पहले 10 रुपये में बन जाती थी, आज उसकी लागत 20 रुपये हो चुकी है। तो यानी कि जो 10 रुपये की चीज़ थी वो एक्सपोर्ट होती थी मान करके चलिए 25 रुपये में, तो वो सस्ती पड़ती थी फॉरेन कंट्रीज़ को, पर वहीं आज 20 रुपये की बन रही है और आज वो 45 रुपये में सेल की जा रही है, तो फॉरेन कंट्रीज़ को भी वो चीज़ महंगी पड़ेगी। तो अब वो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। अगर कोई और कंट्री उन्हें चीप प्रोवाइड कर रही है वो चीज़, अगर उन्हें सस्ती पड़ रही है तो वो वहीं से लेंगे, यहाँ पर क्यों अपना घाटा करेंगे। तो ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बताता है। बिजनेस कॉस्ट एंड प्लानिंग, यानी कि लागत ज़्यादा हो रही है पर प्रॉफिट कम मिल रहा है। वही चीज़ हो गई, इन्फ्लेशन होएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो चुका है, पर रिटर्न क्या होएगा, वो कम मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाती है। किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब कर देता है। कंट्रोल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंबाइंड एफर्ट लगता है आरबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का। अब आरबीआई के हाथ में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट्स या फिर रिवर्स रेपो रेट्स को ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा कम रहे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ कर सकती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है। ये रॉ मटेरियल्स के प्राइस को डिक्रीज़ कर सकता है, लेबर कॉस्ट, कैपिटल, इन सब की प्राइस को डिक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीजेज इन टैक्सेस। तो टैक्स ज़्यादा होएगा तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, तो जिसकी वजह से क्या होएगा, इन्फ्लेशन कम होएगा। एंड लास्ट क्या है, एनकरेजिंग सप्लाई साइड इम्प्रूवमेंट, यानी कि मोनोपोली ख़त्म कर दो। अगर सिर्फ जियो सिम है, इसके अलावा 4-5 सिम्स और स्टार्ट हो जाए तो उनमें अपने में कंपटीशन रहेगा, तो एक कम करेगा तो उसकी देखा देखी दूसरा कम करेगा, तो इसकी वजह से क्या होएगा, इन्फ्लेशन जो है वो हट जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ओवरऑल इन कंट्रोल मेजर्स से क्या होएगा कि कस्टमर की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइसेस जो है वो कंट्रोल कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।